हेलो दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज एलसीएम और एचसीएफ पर चर्चा करेंगे, जिसमें आपको एएलपी रेलवे और यूपीपी री एग्ज़ाम को लेकर के विशेष एक क्लास होगी, जिसमें आज का क्लास एलसीएम एचसीएफ पर होगा, जिसमें हम इसके कॉन्सेप्ट को बताएंगे कि एलसीएम क्या होता है एचसीएफ कैसे हम जानेंगे। उसके बाद आज की क्लास के बाद हम आपको इस पर प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। आइए देखते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम एलसीएम पर चर्चा करेंगे। एलसीएम एलसीएम जिसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, इसको कहते हैं लीस्ट काउंट मीन, ये कहते हैं। लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब देखो भाई, लीस्ट काउंट मीन इसको कहते हैं। अब इसमें मैं आपको, ये चूंकि बेसिक क्लास है, बहुत ही बेसिक क्लास है, इसमें आपको ये जान लेना है कि जो मैं पढ़ने चल रहा हूँ वो क्या चीज़ है। ठीक है, बस उसके बाद जब आप जान जाएंगे, फिर हम आपको प्रश्न कराएंगे और बेहद अच्छे ट्रिक के साथ, जिसमें आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होगी प्रश्न को, केवल आप उसको ऑप्शन के माध्यम से टिक करेंगे। ठीक है, आइए पहले हम देख लेते हैं कि क्या होता है यार। एलसीएम जब हम पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले बात ये है कि जब किसी प्रश्न में छोटे या छोटी से छोटी बात कही गई हो तो हमें एलसीएम निकालना होगा। दोस्तों, जब आपके प्रश्न में छोटी से छोटी बात कही जाएगी तो आप क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। दूसरी बात ये कि हम कितने विधि से निकालेंगे इसको, इसकी विधि क्या होगी निकालने की। तो आप सब लोग जानते हैं कि जो विधि होती है, हम पढ़ते हैं दो विधि। एक पढ़ते हैं गुणनखंड विधि, इसको कहते हैं कि फैक्टर मेथड। क्या कहते हैं? फैक्टर मेथड से हम चलेंगे। दूसरी बात ये भाग विधि होती है। इसमें हम डिवीजन मेथड लगाएंगे। डिवीजन मेथड
का प्रयोग करेंगे और हमारा प्रश्न क्या होगा, सॉल्व होगा। तो जब कभी भी हमको लघुत्तम समापवर्तक पढ़ना हो और हमारे प्रश्न में छोटी से छोटी या छोटे से छोटा बात कहा जाए कि छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करिए, छोटा सा छोटा संख्या ज्ञात करिए, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमको एलसीएम ज्ञात करने की बात कही जा रही है। अब एलसीएम हम कैसे ज्ञात करेंगे, एक गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे और एक इस विधि से बात करेंगे, भाग विधि से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम अगली बात करते हैं, एचसीएफ की बात करते हैं। देखिए एचसीएफ, जब हमको एचसीएफ पढ़ना होगा, एचसीएफ जिसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको सभी लोग जानते हैं कि इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं दोस्तों, महत्तम समापवर्तक, यही कहते हैं महत्तम समापवर्तक। हम क्या पढ़ रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं। महत्तम समापवर्तक में जब प्रश्न में बड़े से बड़ा कहा जाए, जब प्रश्न में बड़ा से बड़ा या बड़ी से बड़ी, प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक, इसकी क्या विधि है, इसकी विधि क्या है भाई, इसकी भी विधि वही है जो हम एलसीएम की पढ़ रहे हैं। कौन विधि, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि को आप कहते हैं फैक्टर मेथड। क्या कहते हैं दोस्तों, फैक्टर मेथड। ठीक, और अगला है क्या, भाग विधि। भाग विधि को क्या कहते हैं, डिवीजन मेथड। क्या कहते हैं, डिवीजन मेथड कहते हैं। ठीक, आइए अब हम आपको धीरे धीरे इस टॉपिक में ले चल रहे हैं कि एलसीएम आप जान गए कि एलसीएम को हम नॉर्मल, हमें ये समझ में आ गया कि एलसीएम जब पूछा जाएगा तो प्रश्न में छोटा से छोटा कहा जाएगा और जब एचसीएफ पूछा जाएगा तो बड़ा से बड़ा कहा जाएगा। दोनों की विधि एक ही है, लेकिन हम निकालेंगे कैसे उसको हम बताएंगे। आइए अब दो तीन बातें और हैं, उसको हमको ध्यान देना है। जैसे पहली बात है कि मल्टीपल, जैसे हम मल्टीपल कैसे निकालते हैं। मल्टीपल देखो, मल्टीपल जिसको कहते हैं गुणज, हिंदी में क्या कहते हैं इसको दोस्तों, गुणज कहते हैं। अब देखो जैसे 4 का मल्टीपल निकालोगे तो 4 का मल्टीपल का मतलब होता है कि 4 का गुणा करते जाइए आप। जैसे 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौकुआ 16, 4 पच्चे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, ऐसे गुणा करते हम चले जाएंगे। जितना हम गुणा कर सकते हैं कर पाएंगे। या 5 लिखोगे, 5 इकन्ना में 5, 5 दूना 10, 5 पच्चे क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 तिया कितना हो जाएगा 15, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, ऐसे डॉट डॉट करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। यदि आपसे पूछा कि 12 का बताइए, 12 का बताइए,
तो 12 का बताओगे तो 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पचे 60। इसका मतलब है कि जो मल्टीपल है गुणज, इसका कोई अंत नहीं है। किसी भी संख्या का मल्टीपल एक निश्चित नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, जितना भी आप गुणा करते जाओगे आगे बढ़ता जाएगा। तो मैं नोट लिख देता हूँ यहाँ पर, एक नोट, इसको याद कर लेंगे आप। नोट क्या है? नोट ये है कि किसी संख्या का गुणज जिसको कहते हैं मल्टीपल निश्चित नहीं होता। क्या नहीं होता? निश्चित नहीं होता। इसका मतलब है जब निश्चित नहीं होता तो इसका मतलब क्या है कि इसको आगे तक बढ़ाते जाओगे, जितना गुणा कर पाओगे उतना आपको ये बताता चला जाएगा। ठीक, तो निश्चित नहीं होता, किसी संख्या का गुणज निश्चित नहीं होता, इसका मतलब है अनिश्चित होता है। ठीक, आइए अब मैं आपको इसी के आगे फैक्टर बताता हूँ। क्या फैक्टर क्या होता है? ये संख्या है 4, 5 और 12। अब देखो गुणनखंड, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फैक्टर्स। क्या कहते हैं दोस्तों? फैक्टर्स कहते हैं। फैक्टर्स में ये बात आती है कि फैक्टर्स क्या होता है। जैसे मैंने संख्या लिया 4 और फिर मैंने लिया 5, फिर मैंने क्या लिया 12 लिया। ठीक, फिर यदि मैं ले लूँ 20, फिर यदि मैं ले लूँ कितना ले लूँ 24 ले लूँ। ठीक, इनका आप फैक्टर समझो, इन सब का फैक्टर आप समझ लीजिए। जैसे फैक्टर है 1, इसका फैक्टर 1 आएगा क्योंकि 1 से 4 में भाग हो जाएगा। और दूसरा फैक्टर आएगा 2, तीसरा फैक्टर आएगा 4। यानी यही 3 संख्या ऐसी हैं जो 4 से काट देंगी, 4 को क्या करेंगी? काट देंगी। इसका मतलब ये कि फैक्टर देखो 4 का कितने बार आया? 3 बार आया। लेकिन यदि आपको गुणज लिखना होता तो 4 का पहाड़ा पढ़ते जाते, जितना पढ़ पाते उतना आप लिख पाते। ठीक, आइए अब देखो 5 का गुणज 1 होगा गुणनखंड, और क्या होगा? 5 होगा। दूसरा ये 12 है, 12 का 1 होगा क्योंकि 1 से 12 में भाग हो जाएगा। 2 होगा, 2 से भाग दोगे 12 में तो 2 छक्का 12 हो जाएगा। फिर 3 होगा क्योंकि 3 चौके 12 होता है, कट जाएगा। फिर 4 को देखोगे 4 भी होगा, 4 तिया 12 कट जाता है। 5 12 को नहीं काटेगा, इसलिए 5 नहीं है गुणज। अब देखो 6 हो जाएगा, काट देगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? 12 खुद, 12 से 12 कट जाएगा, तो इसके गुणज ये हो गए। अब देखो 20 का एक गुणज 1 होता है, 1 होगा 2 क्योंकि 2 काटेगा, 2 दहा में 20 हो गया, और 4 भी काट देगा इसको, 5 भी काटेगा इसको। अब देखो इसको 10 काटेगा और इसको क्या काटेगा? 20 काटेगा। तो देखो इसका गुणज ये है। 24 का 1 होगा, 1 2 होगा, 12 दूना 24 होता है, 3 अट्ठे 24 होता है, 3 भी होगा, 4 छक्के 24 होता है, 4 भी होगा, 6 चौके 24 होता है, ये भी होगा, 12 दूना 24 होता है, 12 भी होगा, और एक केवल होगा 24। इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पर कोई डॉट मैंने नहीं लगाया, तो इसमें एक नोट और आपको लिख लेना है कि जो गुणनखंड होता है वह क्या होता है? निश्चित होता है। नोट, एक नोट लिख लेना पॉइंट में, नोट गुणनखंड निश्चित होता है, निश्चित होता
है। किसी संख्या का यदि गुणनखंड आप निकालोगे तो क्या होगा, निश्चित होगा। ठीक, अब देखो, अब ये हो गया। अब मैं आपको एलसीएम बताने चल रहा हूं। देखिए एलसीएम, ठीक, इसको कहते हैं लीस्ट काउंट मीन। या इसको हिंदी में कहते हैं ला शा पा, जिसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब मैं आपको एक एक विधि सिखाऊंगा और जब आप विश्वास मानिए, जब मैं आपको प्रश्न कराऊंगा तो इन सब चीज़ों को मैं दरकिनार करूंगा। आपका उत्तर विथ 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में यदि आप डिविजिबिलिटी रूल सीख जाओगे तो आपको जल्दी से जल्दी आपका प्रश्न उत्तर हो जाएगा। देखिए, आइए देखिए, जैसे मैं लिख दिया, कोई संख्या मैं लिख देता हूँ 12 और 20, 30 मैं लिखता हूँ। यहाँ पर ये 12 है, यहाँ लिखा 20, यहाँ लिखा 30। ठीक है, अब मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ। कैसे एलसीएम निकालूंगा? इसका मतलब हुआ कि जो मैंने आपको मल्टीपल लिखा है, जो क्या मैंने आपको बताया कि मल्टीपल जो मैंने आपको बताया है, उसके आधार पर मैं आपको बताने चल रहा हूँ मल्टीपल। हाँ हाँ, बोला ठीक है, पता कैसे करा दे रहे हैं। ठीक है, ये है आपका संख्या है, इसको मैं फैक्टर मल्टीपल के माध्यम से देखता हूं कि इसका एलसीएम क्या आएगा। देखो 12 का इसका 12 हो जाएगा, 12 दूना कितना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पच्चे कितना 60। इस 60 तक गया, डॉट डॉट मैंने लगा दिया। उसके बाद देखो 20, ये 20 है, 20 मैंने लिखा और 20 दूना कितना होता है 40, 20 तिया कितना 60, 20 चौके कितना 80, 20 बच्चे कितना 100। डॉट डॉट लगाएंगे, लगाते जाइए। यहाँ पर देखो 30 का नाम में 30 होगा, 30 दूना 60 होगा, 30 तिहाई कितना 90 होगा, 30 चौका कितना होगा 120 होगा, 30 बच्चे कितना होगा 150 होगा। ऐसे डॉट डॉट करते चले जाएंगे। अब देखो दोस्तों, इसमें कॉमन क्या है, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है और यहाँ भी क्या है 60। कॉमन कितना आया 60 आ गया। इस तरीके से लगाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये सीखने की क्लास है जिसको, ये उन बच्चों के लिए जिनको एलसीएम का ककहरा नहीं आता। समझ रहे हैं? आप देखो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम आएगा 60, इसका एलसीएम आया 60। ठीक, अब देखो मैंने आपको इसको बता दिया कि मल्टीपल मेथड से ऐसे आएगा। अब देखो इसको फैक्टर मेथड से कैसे लगाएंगे, इसको भी देखता हूँ, बताता हूँ आपको। अब 12, 20, 30, अब हम इसको फैक्टर मेथड से लगाते हैं। फैक्टर मेथड से लगाते हैं। फैक्टर मेथड क्या है, मैंने वही प्रश्न लिखा 12, 20 और कितना 30। ठीक है, अब देखो ये जो 12 है वो 4 तिहाई 12 होता है, यानी 2 का स्क्वायर 4 और गुणे 3 कर दो, ये होगा। ये 4 पच्चे 20 होता है, 2 का स्क्वायर गुणे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर 6 पंचे 30 होता है, यानी 2 गुणे
3 गुणे 5, ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, फैक्टर्स मेथड हो गया ये। ठीक, अब देखो मैं आपको एलसीएम बताने चल रहा हूँ दोस्तों। एलसीएम में जो सबसे बड़ी घात वाला होता है, सबसे बड़ी घात वाला, इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखे। सबसे बड़ी घात देखना है, जो सबसे बड़ी घात वाला होगा उसी को देखना है। तो देखो इसमें इस 2 का पावर 1 है, इसमें सबसे 2 वाले में सबसे बड़ी घात कौन है? 2 वाले में सबसे बड़ी घात 2 का पावर 2 है। 3 के ऊपर कोई घात नहीं है तो केवल 3 एक बार लिखा जाएगा। 5 इसमें 2 बार है तो 5 एक बार लिखा जाएगा। बाकी जो संख्याएं हैं कितनी भी बार दी हो, यदि भाग और सब में कॉमन नहीं है वो लोग, तो उनको केवल एक बार लिख लेना है। अब देखो 2 दूनी 4 और 5 ये 15, 15 चौका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी इसका भी एलसीएम आपको क्या मिला दोस्तों? 60 मिला। ठीक, अब देखो इसी को मैं भाग विधि से बताता हूँ। इसी को मैं किससे बता रहा हूँ? भाग विधि से। आइए देखते हैं। डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड जिसको कहते हैं आप भाग विधि। क्या कहते हैं? भाग विधि। 12, 20 और 30 इसको भाग दोगे ऐसे, ऐसे भाग दिया। 2 छक्के 12, 2 दहा में 20, 15 हो गया। 15 दूनी 30, फिर 2 से भाग दो, 2 तिया कितना? 6, 2 पचे कितना? 10, फिर क्या आया? 15 आया। अब ये देखो 3 है तो 3 से क्या कट रहा है? 3 से कटेगा, देखो ये 3 एक करना में 3, 5, 3 पचे कितना? 15, 3 पचे क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब इस 5 को देखेंगे, 1 1 1 आया। देखो सब लोग कट गए, तो इसका मतलब हुआ इसका जो एलसीएम आएगा, ये एलसीएम, अब इन सब का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, देखो 15 चौका कितना आया दोस्तों? 60 आया। ये आपने सीख लिया कि यदि हमको कभी भी एलसीएम निकालना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे एलसीएम? तो देखिए ऐसे ही निकालना है हमें। अब हम आपको कोई ऐसा आपको मेथड बताते हैं ताकि आपको कभी भी प्रश्न लगाएं जब, तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आइए देखते हैं। अब एक बात और, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, इस नियम को दोस्तों सब लोग जानते होंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स को। ठीक है, क्या है डिविजिबिलिटी रूल्स? इसमें मैं आपको एक ऐसे टेबल बना देता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ मैं ऐसे। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ पे 8। ठीक, और देखो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 11 है। ठीक है, और 7 और 13 को एक साथ लिख देंगे, 7 और 13 को एक साथ लिख देंगे, तब हमारा काम कुछ बनेगा। आइए मैं आपको बताता हूँ।
देखो भाई, ये है संख्याएं जिनको मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था, आज फिर बता दे रहा हूँ। इन्हीं का यूज कर करके मैं एलसीएम एचसीएफ के प्रश्नों को सॉल्व करूँगा। आइए, 2 से डिविजिबिलिटी देखना है तो इकाई स्थान पर इकाई स्थान पर 0 हो, इकाई स्थान पर सम संख्या हो या r 0 हो। यदि 0 हो तो यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर कोई सम संख्या है और या तो 0 है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है। 3 से सभी अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वह संख्या जो है 3 से क्या होगी, कट जाएगी। ठीक है। दहाई एवं सैकड़े, सॉरी यार, दहाई एवं इकाई के स्थान पर अंक जो होंगे यदि वे दोनों 4 से डिवाइड होंगे तो वे जो है संख्या किससे कटेगी, 4 से कट जाएगी। अब देखो, यदि इकाई के स्थान पर 0 या 5 होगा तो वह संख्या किससे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। 6 से कोई संख्या तब कटेगी जब वह 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी तो वह संख्या किससे कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी। ठीक। 7 और 13 इसको मैं अभी अलग से लिखूंगा, 7 और 13 अलग से लिखूंगा। ठीक। और 8 को देखो सैकड़ा और दहाई और इकाई के स्थान पर जो अंक हैं यदि वे 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब यहाँ पे देखो, सभी संख्या नहीं लिखेंगे, अंक लिखेंगे। सभी अंक का योग यदि 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वह कोई जो संख्या है वो किससे कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। तो दोस्तों, आपको 7 और 13 और 11 को मुझे अलग से बताना है, क्योंकि 7, 13 और 11 ये थोड़ा बड़े हैं, इनको लिखना में यहाँ टेबल में आएगा नहीं, इसको आप याद करेंगे। ठीक। आइए देखो, 7 एवं 13 से विभाज्यता इसको देखना है। 7 एवं 13 से विभाज्यता, यदि किसी संख्या के अंतिम तीन अंकों को शेष
अंक से घटा दिया जाए यदि अंतर 7 एवं 13 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 7 एवं 13 से विभाजित होगी। ठीक, इसको जरा देखो क्या है। जैसे कोई संख्या है A B C D E, ठीक है, A B C D E कोई संख्या है, इसका 3 इधर से देखना है 3, ठीक है। अब बाकी शेष से घटा देना है। यदि यही है आएगा C D E माइनस A B, ये आया अंतर। यदि ये 7 या 13 से विभाजित है, 7 या 13 से विभाजित है, तो यह संख्या भी पूर्ण रूप से किससे विभाजित हो जाएगी? 13 से विभाजित या 7 से विभाजित हो जाएगी। जब प्रश्न आएगा तो मैं इसको बताऊंगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, आइए 11 से विभाजिता, 11 से विभाजिता जब देखोगे आप तो इसमें एक बात यह है कि यदि किसी संख्या के मतलब दाईं ओर से जाएंगे आप, किसी संख्या के दाईं ओर से ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस, ठीक है, ऑड या इवन प्लेस, ये लिख लिया, का अंतर यदि 0 या 11 आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मैं इसको हटा देता हूं, अब मैं आपको इसमें एक जैसे देता हूं। जैसे देखिए, जैसे 1331 ये दिया, दाईं ओर यही है दाईं ओर, क्या है, दाईं ओर, इधर ही से चलना है दाईं ओर। ठीक, अब देखो ऑड यानी 1 है पहले स्थान पर, 1 स्थान पर है, ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे पर है, ये तीसरे पर है, ये चौथे पर है। यानी जो 2 से कट जाएगा वो सम स्थान है, और जो 2 से नहीं कटेगा वह विषम स्थान है। तो विषम स्थान क्या है? 1 है और 3 है, 1 है और 3 है विषम स्थान, माइनस सम स्थान कौन है? 3 है और 1 है। तो देखो इसका अंतर कितना आएगा? 4 माइनस 4 करोगे कितना आएगा? 0 आएगा। मैंने कहा कि जब 0 आएगा तो वह क्या हो जाएगा? जब 0 आएगा तो वह
विभाजित होगा किससे? 11 से, या तो 11 से विभाजित होगा, या तो 0 आए या तो 11 आए। ठीक, आप इसी प्रकार से देख लेंगे। सम का मतलब जो दूसरे स्थान पर आए, फिर चौथे स्थान पर आए, फिर छठे स्थान पर आए, वो सम है। जो पहले पे आए, जो तीसरे पे आए, जो पांचवें पे आए, जो सातवें पे आए, वह भी सम स्थान पर है। ठीक, ये सब आप जानते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याओं को कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों? को प्राइम नंबर। ये बात है। सहअभाज्य संख्याओं की सबसे बड़ी बात यह है कि इनका HCF जो होता है वह 1 होता है। ठीक, और दूसरी बात ये होती है कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। इसमें पहली बात है, एक मैं लिख देता हूं, यदि दो संख्याओं का कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो वे संख्याएं को प्राइम नंबर कहलाती हैं। को प्राइम नंबर कहलाती हैं। ठीक, जैसे 3 एवं 5। अब कैसे जानो कि इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा? इसका जो फैक्टर होगा या तो 3 होगा या तो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, इसका जो कॉमन फैक्टर है या तो 5 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, अब देखो इसमें कोई कॉमन फैक्टर इसका है 1 के अलावा? नहीं। तो जब 1 के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है दोस्तों, तो ये ऐसी संख्याएं हैं जो एक दूसरे से क्या हैं? सहअभाज्य हैं। ठीक, तो ये पहला पॉइंट है इसका। दूसरा पॉइंट यह है कि सहअभाज्य संख्याओं का क्या? HCF और LCM क्या होता है, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, अब देखो भैया, मैंने अभी लिख दिया, ये संख्या उदाहरण दिया, इसका जो कॉमन कितना है? 1 आया, तो HCF वही होता जो दोनों में हो, यानी सहअभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 आएगा। लेकिन LCM कितना आएगा? दोनों का गुणा आएगा। कितना? 5 तिहाई कितना? 15। यदि आप परीक्षा देने जाओगे और आपसे 2 सहअभाज्य संख्याएं दे दिया गया और उसका LCM पूछ लिया गया, तो दोनों का गुणा करके बता देना। और फिर यदि HCF पूछ लिया तो 1 लिख देना, क्योंकि दोनों का कॉमन 1 ही आ रहा है। देख रहे हैं? तो आज बेसिक क्लास में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है। उसके बाद जो जो बेसिक टर्म आएंगे उसको मैं नोट करते हुए लिखाता चला जाऊंगा। कल से आपको LCM HCF पर प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। ठीक है,
और आपको मैं ऐसे प्रश्न को डील करूँगा जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बाकी और कोई प्रश्न नहीं होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।